हेलो गाइज, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेवी स्ट्रॉस को। लेवी स्ट्रॉस ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री माने जाते हैं। समाजशास्त्री शास्त्री मानवशास्त्री माने जाते हैं। इनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था फ्रांस में। फ्रांस के यहूदी परिवार में इनका जन्म 25 नवंबर 1908 को हुआ था और इनका इंतकाल 2009 30 अक्टूबर 2009 को इनका इंतकाल हो गया। लेवी स्ट्रॉस ने अपने प्रमुख कार्य देखे तो इस संरचनावाद से बहुत हद तक जुड़े हुए थे। हर किसी का अपना नज़रिया होता है देखने का, तो ये संरचनावाद, मिथक, नातेदारी, भाषा, संस्कृति आदि से इनका जुड़ाव ज़्यादा था। इस प्रकार उन्होंने अपना अध्ययन का केंद्र भी इन्हीं को बनाया और एक मानवशास्त्री होने के कारण इन्होंने क्षेत्र अध्ययन किए थे। क्षेत्र अध्ययन मतलब ब्राज़ील की जनजातियों का अध्ययन किया था। इन्होंने दो जनजातियाँ थी ब्राज़ील की, बरांडा और अरोंदा नामक दो जनजातियों का अध्ययन किया। ये इतने महान नरविज्ञानवादी थे कि जब इनकी मृत्यु हुई 30 अक्टूबर को, तब निकोलस सरकोजी थे वहाँ के राष्ट्रपति। तो इन्होंने इनके बारे में कहा कि ये लेवी स्ट्रॉस एक महान सर्वकालीन महान नरविज्ञानसी रहे। इस प्रकार राष्ट्रपति ने इनकी प्रशंसा की। ये रोमन जैकबसन से ज़्यादा कई हद तक प्रभावित माने जाते हैं। इन्होंने फिनोमेना की स्टडी की, इसलिए इनको मेथडोलॉजी, इनकी बुक आई थी मेथडोलॉजी 1964 में आई थी। इन्होंने फिनोमेना यानी शब्दों की, भाषा की स्टडी की थी। इनकी मुख्यतः स्टडी माने तो इन्होंने संरचना पर, मिथक, नातेदारी, भाषा, विनिमय और संस्कृति आदि पर अपने अध्ययन किए। और इन्होंने जो मेथडोलॉजी इन्होंने प्रकाशित की और 4 खंडों में प्रकाशित की हुई है। ये जैकबसन की भाषा की संरचना वर्णन करने के लिए फोनम का इस्तेमाल किया। फोनम कोई शब्द होते हैं, साउंड होते हैं। उसी प्रकार लेवी स्ट्रॉस के तत्वों के बीच में संबंध माइथिस का इस्तेमाल किया गया है। मिथक विरोधी, सापेक्ष, नकारात्मक संस्थाएं हैं। विनिमय का संरचना सिद्धांत दिया। इन्होंने विनिमय का संरचना सिद्धांत दिया और मिथक को बताया कि मिथक को हम विरोधी या सापेक्ष और नकारात्मक संस्थाएं आदि को पढ़ सकते हैं। इन्होंने टोटम का सबसे पहले प्रयोग व्यापारी जेम्स लॉग ने किया था आजीविका की शिकारी जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में। वहीं देखें तो विशेषता के आधार पर टोटम का सिद्धांत दिया साइकिल से चलता है। टोटम का सिद्धांत एक साइकिल से चलता है कि टोटम किसी जनजाति का अध्ययन किया क्योंकि वो टोटम को मानते थे। इसी प्रकार टोटम के आधार पर उनको किया। जैसे कि एक टोडा जनजाति, वो भैंस संस्कृति कही जाती है क्योंकि वो भैंस की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार देखिए तो हर किसी की अपनी अपनी संस्कृति होती है, उस हिसाब से पूजा करते हैं। इन्होंने संरचनावाद पर अपने सिद्धांत दिए। संरचना क्या है? इन्होंने संरचना के बारे में बताया कि संरचना का संबंध प्रयोग सिद्ध वास्तविकता से नहीं है, अपितु प्रारूपों में होती है। जो संरचना मानव के मस्तिष्क में होती है, संरचना का कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये अपितु ये प्रारूपों में होती है। एक क्लोड बने होते हैं, प्रारूप में होती है कि हमें जैसे कि हम किसी विवाह के बारे में सोचें तो हमको क्या दिमाग में आता है? हमको अच्छे अच्छे कपड़े लेने हैं, हमको डांस सीखना है, ये करना है, वो करना है। उसी प्रकार हम किसी की मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो हमारे आंखों से अपने आप आंसू बहते हैं, हमारी भावनाएं अपने कंट्रोल में नहीं रहती। इस प्रकार ये प्रारूप कैसे बने? ये मस्तिष्क में बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं। तो जो संरचना मस्तिष्क में बने होते हैं, वास्तविकता में नहीं होते बल्कि मस्तिष्क में होते हैं, संरचना के प्रारूप होते हैं। इन्होंने भाषा विज्ञान संरचनावाद पर विचार देते हैं। भाषा विज्ञान का 1900 से 1930 में अध्ययन किया। ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री है जो सात्र थे। सात्र के अस्तित्ववाद और सोसूरा के भाषावाद से कई अधिक तक प्रभावित थे। संरचना का अंतर्निहित भागों की अस्थिरता होती है। संरचना में क्या होती है? अंतर्निहित भागों की अस्थिरता स्थिर होते हैं, अंतर्निहित भाग स्थिर होते हैं। इन्होंने इतिहास को अनिरंतर और असंगत माना कि इतिहास में जो भी बातें भरी पड़ी हैं वो असंगत और अस्थिर है, क्योंकि हालांकि मनुष्य का मस्तिष्क स्थिर है पर विचार वस्तुएं परिवर्तनशील है। इस प्रकार इतिहास के आधार पर हम उनकी गणना नहीं कर सकते। इतिहास में जैसे राजा महाराजों की युद्ध होता था, लेकिन आज लोकतंत्र वाले समाज में हम उसकी परिप्रेक्ष्य में उसकी स्थिति की चर्चा नहीं कर सकते। व्यक्ति संरचना का निर्माता ही नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों की उपज भी है। इस प्रकार इन्होंने संरचना पर लिखा, कई हद तक संरचना पर लिखा है।
इन्होंने संरचना मानव के मस्तिष्क में होती है, ये संस्कृति में सार्वभौमिक है, संस्कृति सभी में संस्कृति सार्वभौमिक है और ये अनुभव से परे है। मानसिक संरचना अपरिवर्तनशील है, जो व्यक्ति के दिमाग में जो प्रारूप बने हुए हैं वो अपरिवर्तित है, लेकिन विचार वस्तुएं बदलती रहती है, जो समाज की परिस्थितियों के अनुसार विचार और वस्तु बदलती रहती है। इस प्रकार इन्होंने संरचना को बताया। इन्होंने संस्कृति के बारे में कहा कि संस्कृति मानवीय मानसिक रचना है जो भौतिक और सामाजिक परिवेश तथा उसके परिवेश से प्रभावित होती है। संस्कृति मानव की मस्तिष्क की रचना है और जो भौतिक वातावरण होता है उसके परिप्रेक्ष्य में प्रभावित होती है, उसके अनुसार चेंजेबल है। और संस्कृति का प्रतीकात्मक संरचना की पद्धति बताई। संरचना को इस संस्कृति को क्या बताया? प्रतीकात्मक संरचना की पद्धति। इस प्रकार इन्होंने बाद में इन्होंने नातेदारी पर अपनी संबंधित विचार दिए हैं। नातेदारी किस प्रकार होती है? नातेदारी पर चर्चा करने के लिए प्रेरणा इनको रॉबर्ट लोवी के आदिम समाज से मिली है। इन्होंने रॉबर्ट लोवी के आदिम समाज से प्रेरणा लेकर नातेदारी पर अपने लेख लिखे हैं। 1934 में इन्होंने ब्राजील 1930 के बाद 1934 से 1939 तक ये ब्राज़ील में रहे। इन्होंने ब्राज़ील की 2 जनजातियों का अध्ययन किया, ग्वायकुरू और बरोरो इंडियंस, ग्वायकुरू और बरोरो इंडियंस समूह का अध्ययन किया। और इन्हें इसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी, उसका नाम है ट्रीटेस टॉपिक्स, जो 1955 में प्रकाशित हुई। 1941 ब्राज़ील में अध्ययन के बाद 1941 में अमेरिका आ गए, लेकिन अमेरिका में इनको एक जासूस समझा जाने लगा। इस कारण वह अमेरिका में ही रहकर इन्होंने नातेदारी की प्रारंभिक संस्थाएं, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन लाइफ, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किंगशिप, यानी नातेदारी की प्रारंभिक संरचना, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किंगशिप लाइफ 1949 में रोमन जैकब से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी नातेदारी पर अपने विचार दिए। इन्होंने लिंग भेद और विनिमय से समाज आरंभ होता है। इन्होंने बताया कि सबसे पहले लिंग भेद यानी समाज किस प्रकार हुआ है कि स्त्रियों के आदान प्रदान से समाज का आरंभ हुआ है। लिंग भेद और विनिमय से समाज आरंभ हुआ है। प्रारंभ में आदम यानी पुरुष, इब यानी स्त्री की कहानी से इन्होंने अपनी रचना स्टार्ट की कि प्रारंभ में स्त्रियां होती थी, एक बहन होती थी और एक पत्नी होती थी। एक व्यक्ति अपनी बहन देगा और दूसरे की बहन लेगा, इस प्रकार विनिमय से नातेदारी स्टार्ट हुई, इस प्रकार समाज का निर्माण हुआ। नातेदारी के 2 स्वरूप बताए इन्होंने, 2 रूप बताए। एक होता है वंश समूह, इसको बोलते हैं डिसेंट थ्योरी, और एक होता है विवाह सिद्धांत जो अलायंस थ्योरी। इन्होंने वंश स्वरूप को माना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक ही पीढ़ी की जो संतानें होती है उसको वंश बोलते हैं, और विवाह के आधार पर मतलब आटा साटा करके या ना एक लड़की उधर जाएगी दूसरी लड़की इधर आएगी, इस प्रकार विवाह संबंधित अलायंस थ्योरी दी। लेकिन इन्होंने डिसेंट थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान न देकर ओनली अलायंस थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दिया, और इन्होंने बताया कि विवाह सिद्धांत में निकटाभिगम निषेध होता है। निकटाभिगम निषेध यानी आसपास के जो अपने रिश्तेदार होते हैं उनसे विवाह करने की मनाही होती है, दूसरों से जाके विवाह करने की आज़ादी होती है। इस प्रकार इन्होंने सकारात्मक नातेदारी और नकारात्मक नातेदारी बताया कि आदिम समाजों में सकारात्मक नातेदारी थी, लेकिन आधुनिक समाज में नकारात्मक नातेदारी देखी गई है। फिर इन्होंने बताया कि देवी मिथक के बारे में बताया कि मिथक किस प्रकार होते हैं। जैसे कि मिथक हमारे पौराणिक ग्रंथ होते हैं, पौराणिक ग्रंथ में जो कहानियाँ होती हैं उनको इन्होंने मिथक कहा। मिथक में इन्होंने देवी देवता की कहानियाँ आदि को देखा, और इन्होंने अरांदा और बोगांडा जनजातियों का अध्ययन किया, और मिथक के बारे में बताया कि हमारे जो मन में जो छुपी हुई इच्छाएँ और भावनाएँ होती हैं वो कभी ना कभी मिथक के रूप में सामने आती हैं। इसको इन्होंने सेवेज माइंड और टोटेज्म 1962 में टोटेज्म नामक बुक आई थी, उसमें प्रकाशित किया मिथक के बारे में। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार रामायण है वो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती है कि हमारी समस्याओं का नैतिक आंसर हमें प्रदान करती है, नैतिक जवाब प्रदान करती है, हमारी समस्याओं का नैतिक जवाब प्रदान करती है मिथक। इस प्रकार इन्होंने अमेरिका के 187 मिथकों की पहचान की दक्षिण अमेरिका में। इस प्रकार मिथकों में व्यक्ति की जैसे कि मिथक होता है, जैसे कि रामायण में राम सीता की कहानी, कृष्ण राधा की कहानी, जिस प्रकार अच्छाई की जीत होती है बुराई की हार होती है, इस प्रकार हर मिथक में आपको अच्छाई की जीत ही नजर आएगी। इस प्रकार मिथक बहुत सारे समाज में बने हुए थे, जैसे कि वारों के हिसाब से कहानियाँ हैं, सोमवार की कहानी, मंगलवार की कहानी, एकादश की कहानी,
प्रदोष व्रत की कहानी। इस प्रकार कई प्रकार की कहानियों से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें समाज में नैतिक आचरण करना चाहिए। इस प्रकार मिथक नैतिक आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने 4 प्रकार के संबंधों का पुंज बताया। रक्त संबंधों को ज़्यादा महत्व, रक्त संबंधों को कम महत्व, दानव संहार और मानव उत्पत्ति का आदि मूल स्रोत। इस प्रकार हम इसको 4 प्रकार के संबंधों के पुंज को समझ सकते हैं। इन्होंने विनियम दूसरा है विनियम। विनियम प्रतिमान समाज के मानक मूल्यों द्वारा निर्देशित होते हैं। विनियम क्या होते हैं? जो विनियम के प्रतिमान होते हैं वो समाज के मानक मूल्यों यानी समाज के आचरण होते हैं कि हमें बड़ों से पैर छूना चाहिए, बड़ों से आदर से बात करनी चाहिए। इस प्रकार मानक मूल्य होते हैं समाज के, वो निर्देशित करते हैं विनियम को। और इन सामाजिक अभाव का नियम क्या है? अगर ये ना हो तो इसे हम कहेंगे सामाजिक अभाव का नियम, अगर विनियम ना हो तो। स्रोतों का उपयोग मूल्य और परंपरा निर्धारित करते कि उनका रुतबा अधिक होता है। जिनके मूल्यों मानक अधिक होते हैं उनका रुतबा समाज में अधिक होता है। मूल्यों मानक से समाज में रुतबे की पहचान की जाती है। स्रोतों का उपयोग, विनियम सिद्धांत की पारस्परिकता। इन्होंने 2 प्रकार के विनियम बताए, सीमित विनियम और सामान्यीकृत विनियम। सीमित विनियम आटा साटा, जैसे कि आटा साटा सीमित विनियम। और सामान्यीकृत विनियम एक तरफा विनियम चलता है कि उसकी बहन उसके घर, उसकी बहन उसके घर, उसकी बहन उसके घर, इस प्रकार विनियम चलता है। नातेदारी के प्रकार बताए कि भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र और मामा भांजे। इस प्रकार नातेदारी के इन्होंने प्रकार बताए हैं। आगे इन्होंने अपनी संरचना में मानव शास्त्र से 2 प्रकार की यथार्थता बताई, सामान्य यथार्थता, ठोस यथार्थता। सामान्य यथार्थता जो हम डेली जीवन में यथार्थता देखते हैं, और ठोस यथार्थता जिसका संरचना को हम देख सकते हैं। और इन्होंने नातेदारी अणु की बात की है। इस प्रकार लेवी स्ट्रॉस ने कई हद तक अपनी सिद्धांतों में नातेदारी अणु की बात की है। स्ट्रॉस ने पहले दूर की और उनकी भाषावाद को देखकर भाषा विज्ञान, इन्होंने लेवी स्ट्रॉस ने भाषा विज्ञान के बारे में बताया कि संरचना का संबंध प्राय सभी समाजशास्त्रियों ने स्वीकार किया है। भाषा संबंधी संरचनावाद की जड़ें भाषा में है। संरचनावाद की जड़ें किसमें है? भाषा में। स्टोर ने भाषा से संबंधित सामग्री का संरचनावाद विधि का विश्लेषण किया। स्टोर ने नातेदारी व्यवस्था का संरचनात्मक विश्लेषण किया। स्टोर्स का मानना था कि भाषा और नातेदारी संबंधी मिथक किसी भी चेतन प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की अचेतन और तार्किक संरचना का परिणाम है। यानी मस्तिष्क की जो संरचना होती है हमारी, उसमें भाषा बनती है। भाषा, मिथक, नातेदारी उसी में मानसिक संरचना है। इसमें संरचना की व्यवस्था मस्तिष्क की तार्किक संरचना के क्रियात्मक व्यवहार के आधार पर स्थापित होती है। स्टोर ने संरचना का विश्लेषण उद्देश्य यथार्थ को स्पष्ट अंतर्वस्तु प्राप्त करता है। स्टोर्स ने संरचना व्यवस्था में स्पष्ट भेद नहीं किया है। स्टोर्स के अनुसार आदिम संरचना को लेकर औद्योगिक समाज तक सभी समाजों का अध्ययन में संरचनात्मक पद्धति के आधार पर किया जा सकता है। यद्यपि अपने संरचनात्मक विश्लेषण में आदिम समाजों के अध्ययन का केंद्र बनाया, क्योंकि उसके अनुसार आदिम समाजों में विकृति कम होती थी, इसलिए उन संरचनाओं का विश्लेषण सरलता से हो जाता था। इस प्रकार उन्होंने आदिम समाज के विश्लेषण को अपना केंद्र बिंदु बनाया। इन्होंने भाषा के आधार पर बताया कि संरचनावाद भाषावाद के समान ही है, संरचनावाद भाषावाद के समान ही है। जैसे कि उसकी व्याकरण होते हैं, उसके नियम होते हैं, उसी प्रकार वाक्य की रचना होती है, इसी प्रकार संरचना भी बनती है। इसमें मस्तिष्क का गुण बताया कि संरचना वास्तव में मस्तिष्क का गुण है। इन्होंने भाषा, मिथक, नातेदारी का संबंध मानसिक संरचना से बताया है। भाषा के विज्ञान में द्वितीय विभाजन का नियम, दिन रात। भाषा के विज्ञान में हम भाषा को कैसे समझ सकते हैं? उसके बाइनरी अपोजिशन के द्वारा। जैसे दिन के अपोजिट क्या है? रात। अच्छा के अपोजिट क्या है? बुरा। इस प्रकार हम भाषा से वस्तु और घटनाओं का अर्थ तभी निकाल सकते हैं जब हम उसके विपरीत तुलना करके अर्थों को समझे। इस प्रकार हम भाषा के अर्थ को दे सकते हैं। और भाषा विज्ञान को इन्होंने स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी में अपने अध्ययनों में शामिल किया। इस प्रकार इनकी कई बुक थी। जैसे बुकों के बारे में देखें तो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किंगशिप 1949 में आई, जो अमेरिका में रहते हुए इन्होंने प्रकाशित की। ट्रांसलेशन बाय J.H. हॉल, J.R. वॉन स्टरमन एंड R. निधम 1969 में। स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ मिथ, स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, सेवेज माइंड, टोटेज्म, जो 1963 में प्रकाश हुई। सेवेज माइंड और टोटेज्म
साथ में प्रकाशित हुई है। मिथ एंड मीनिंग ट्रिटिज ट्रॉपिस्क्यू 1955 में, और मैथोलॉजिकल इसके 1971 प्रकाशित हुई। इसके 4 खंड थे। संस्कृति की प्रतीकात्मक संरचना की एक पद्धति, संस्कृति के प्रतीकात्मक संरचना की एक पद्धति इन्होंने प्रकाशित की। इस प्रकार लेवी स्ट्रॉस को देखें तो उन्होंने नातेदारी अणु, मिथक, भाषा, संरचना आदि पर अपने अध्ययन दिए हैं। और हम अब नेडल को पढ़ेंगे। नेडल ने ब्रिटिश मानवशास्त्री थे। नेडल मुख्यतः ब्रिटिश मानवशास्त्री थे। इन्होंने समाजशास्त्री भी माने जाते हैं। इन्होंने बताया कि संरचना क्या होती है। संरचना किसी वस्तु सत्ता के भागों की व्यवस्था होती है। संरचना क्या है? किसी वस्तु संरचना के भागों की व्यवस्था होती है जो मूर्त होती है, जो यथार्थ में उपस्थित होती है। इस प्रकार ब्राउन के समतुल्य माना जाता है कि ब्राउन ने भी कहा था कि व्यक्तियों से संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार इन्होंने बताया कि वस्तु और भागों की व्यवस्था को संरचना कहते हैं। इनमें व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था को संरचना कह सकते हैं। संरचना के 3 स्तर होते हैं। संरचना के 3 स्तर बताए इन्होंने, समाज की अवधारणा में, संरचना की अवधारणा में, सामाजिक संरचना के विश्लेषण में। इस प्रकार देखें तो समाज की व्याख्या में संरचना के 2 दृष्टिकोण हैं। समाज की अवधारणा करें तो हम 2 दृष्टिकोण से इनको देख सकते हैं, क्रिया के रूप में, समूह के रूप में। क्रिया के रूप में हम नातेदारी, अर्थव्यवस्था, जो हम क्रिया करते हैं, इस प्रकार हम संरचना देख सकते हैं। और समूह के रूप में परिवार, गोत्र आदि की संरचना को देख सकते हैं। जैसे कि परिवार में एक बड़ा पुत्र होता है, उसके बेटे होते हैं, फिर उसके बेटे होते हैं। इस प्रकार संरचना बनती है। वो एक दूसरे की आदर करते हैं, प्रतिमान मूल्य होते हैं। इस प्रकार संरचना देख सकते हैं। समाज की संरचना के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? व्यक्तियों का समूह, व्यक्ति होने चाहिए। संस्थागत नियम यानी उनके मूल्य और मानक होने चाहिए। अंतःक्रिया हो जिससे उनमें अंतःक्रिया के एक प्रतिमान और अभिव्यक्ति होनी चाहिए। व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, उनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, संस्थागत नियम, और अंतःक्रिया के एक प्रतिमान और अभिव्यक्ति होनी चाहिए। संरचना के निर्माण में संरचना आनुभविक तथ्य और वस्तु और घटनाओं से प्रबंध से है। संरचना किस प्रकार बनती है? आनुभविक तथ्य, वस्तुओं और घटनाओं के प्रबंध से संरचना बनती है, जिसे देखा जा सकता है। तथ्य को व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित कर उसे संरचना कहते हैं। इन्होंने भूमिका की संकल्पना दी। भूमिका की कल्पना क्या है कि जब संरचना बनती है तो व्यक्ति क्या भूमिका निभाएगा। इस प्रकार व्यक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति समाज के बीच में मध्यस्थ का कार्य करता है। व्यक्ति और समाज के बीच में मध्यस्थ का कार्य करती है उसका व्यवहार, भूमिका। अंतःक्रिया द्वारा भूमिका बनती है, संरचना व्यवस्थित होती है। सामाजिक संरचना के तत्व में सदस्यता, अंतर पारस्परिक नियंत्रण और संसाधनों लाभों के सापेक्षिक नियंत्रण से संरचना बनती है। इस प्रकार देखें तो संरचना क्या है। संरचना में मुख्यतः नेडल की बात करें तो नेडल ने अपनी बुक सोशल स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जो 1956 में आई थी, इनमें संरचना को प्रकाशित किया। इन्होंने बताया कि संरचना में देखें तो संरचना वस्तु और सत्ता के भागों की व्यवस्था है। जैसे कि हम आर्थिक सत्ता को देख रहे हैं तो इसमें एक संसद होगी, सांसद होंगे, उनके कुछ नियम होंगे, उनको कौन फॉलो करेगा? जनता फॉलो करेगी। इस प्रकार संरचना दिखाई देती है हमको, तो वो वस्तु भागों की व्यवस्था को संरचना का है। इसमें व्यक्ति होता है, उसके बीच में अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया का एक प्रतिमान और अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार संरचना के तत्व बताए। उन्होंने भूमिका की अवधारणा दी। भूमिका की अवधारणा में नेडल ने अपने संरचना के संबंधित भूमिका की संकल्पना महत्वपूर्ण। व्यक्ति और समाज के बीच में मध्यस्थ का कार्य करती है। भूमिका क्या है? मुख्यतः एक व्यक्ति को परिस्थिति दी जाती है, उसके अनुसार भूमिका निर्णय किया जाता है। तो भूमिका क्या है? व्यक्ति का व्यवहार, जिसमें वो अंतःक्रिया की दशा को संभव बनाता है। और सामाजिक संरचना भूमिकाओं की व्यवस्था है। इस प्रकार उन्होंने भूमिकाओं की रोल निर्माण में नेडल की भूमिका बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार उन्होंने भूमिका को दर्शाया है। इस प्रकार हमारा प्रकार्यवादी और संरचनात्मक प्रकार्यवाद समाप्त हो जाता है। अब हम नव प्रकार्यवाद को देखेंगे।